नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। और आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स चल रहा है हमारा जनरल साइंस में। और आज से हम क्या करेंगे, थ्योरी को किसके पर्पज से पढ़ेंगे, थ्योरी को प्रश्न उत्तरी के साथ में। अर्थात हम एक प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न का साथ में उसकी थ्योरी भी जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगाज बिना समय जाए किए। हम इस पर आते हैं हमारे चैप्टर की ओर, हमारे पहले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दी जाए कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको जैसे हम यहाँ से क्लास अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप आराम से क्या कर सकें, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ चुका है। पहला प्रश्न आप सभी को जवाब देना है। प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश है उसका वेग की बात हो रही है। मतलब ये सूर्य है तो, और इसके अंदर से जो प्रकाश आ रहा है, इसके अंदर से जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश की बात हो रही है, इस प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, इस किस में सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होता है, पानी में, हवा में, कांच में या निर्वात में। तो आपने देखा होगा कि जो प्रकाश का वेग है, जो प्रकाश का वेग जो भी होता है उसको किस में मापा जाता है, प्रकाश के वेग को इसको निर्वात में मापा जाता है। किस में नापा जाता है, निर्वात में मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि निर्वात की जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा होती है। तो क्या क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा, निर्वात इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब निर्वात क्या है, इसका राइट आंसर तो हो गया निर्वात। लेकिन यहाँ क्या बोला, व्याख्या में क्या बोल दिया हमने, पूरा डिटेल लेके आए। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जो लगभग कितना होता है, 3 गुणित 10 की घात 8। 3 गुणित 10 की घात 8, तो यहाँ से लिख लिए 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर। 8 मीटर होता है। ये इसका क्या होता है, ये मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि जो 10 है उसका अपने आप में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 8 बार मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो इतने घंटे में एक मतलब इतनी एक्यूरेसी रहेगी उसकी कि इतने मीटर को 1 सेकंड में पार कर जाएगा। कितने मीटर हो जाएगा समझ लीजिए। ये भी समझेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। अगला जो हमारे प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ये जो प्रश्न है ना भाई, ये प्रश्न प्रीवियस से पूछे गए प्रश्न है, 100% आपकी परीक्षा में फिर से आएंगे। तो आपको इनको लगाते हुए चलना है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एक के बाद एक प्रश्न। आज पहली क्लास प्रश्न उतरेगी तो पहले क्या है, जो लेवल है वो नीचे का रखा जाएगा, फिर आगे उसके ऊपर का रखेंगे थोड़ा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर ऊपर। और हाँ, अंततः हमारे एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते हम सब तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। जो जो सिंपल प्रश्न होते हैं वो, फिर एडवांस, फिर और उससे एडवांस कठिन। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या क्या होती है, मतलब विद्युत धारा जो है उसकी दिशा कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक की दिशा, प्रोटॉन की दिशा, नकारात्मक आयनों की दिशा या सकारात्मक आयनों की दिशा। जरा बताएंगे आप सभी क्या होती है, तो इसकी होती है सकारात्मक चार्ज के कणों की दिशा। सकारात्मक चार्ज के कणों की जो दिशा है ये लिखा हुआ सकारात्मक ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। कैसे हो गया, विद्युत धारा की दिशा सकारात्मक चार्ज कणों की दिशा होती है, हालांकि वास्तविक प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या, कि जब अगर वास्तविक पूछ लिया जाए, वास्तविक रूप से पूछ लिया जाए कि जो हमारी विद्युत धारा है वो उसकी किस रूप में प्रवाह होती है, तो इलेक्ट्रॉन में होती है। किस में होती है भाई, इलेक्ट्रॉन में होती है। लेकिन जो इसका चार्ज होता है, इसकी दिशा का कण की जो दिशा होती है, अगर दिशा की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो सकारात्मक होगी, वो नकारात्मक नहीं होगी। वो कैसे होगी, वो सकारात्मक होगी। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, बात समझ रहे होंगे यहाँ तक आप सभी, अच्छा समझ में आ रही होगी आप सभी को। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे समझिए जरा। आगे भी यहाँ पर ड्रॉ करना, मुझे थोड़ा कुछ पेन चेंज करना पड़ेगा, नहीं करते, पेन अच्छा लग रहा है ये, है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो रहा है आपका, इसके बाद में समझिएगा। अगला प्रश्न आया तीसरा, क्या बोल रहा है तीसरा प्रश्न, क्या बोल रहा है तीसरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। गति और वेग, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, में अंतर क्या होता है, वो हमसे पूछा गया है। गति केवल दिशा को बताती है, जो गति है केवल दिशा को दिखाती है क्या। वेग केवल समय को बताता है, गति दिशा नहीं होती है।
गति और वेग में कोई अंतर नहीं होता है। जरा बताइए इनमें क्या बात बोली जाइए, गति और वेग में, वेलोसिटी और स्पीड में क्या आंसर होना चाहिए? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा कि गति में दिशा नहीं होती है, क्योंकि गति किधर भी जा सकता है। जैसे मैं ऐसे बताऊं आपको कि ये जो है कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति का नाम ले, मान लीजिए कौन खड़ा है, तो सूरज खड़ा है। कौन खड़ा है? ये सूरज खड़ा है। सूरज जो है यहाँ खड़ा है अपने घर पे, और यहाँ से इसको जाना है, यहाँ से इसको जाना है कि यहाँ से इसको जाना, मान लो ये कहाँ, नई दिल्ली जाना है इसको, दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है भाई साहब? दिल्ली जाना है इसको, दिल्ली जाना है। तो ये दिल्ली जाने के लिए ये मान लो अभी इंदौर में है। कहाँ पर है ये? इंदौर में है। कहाँ पर है ये? इंदौर में है। और इसको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो ये क्या करता है, ये या तो इस रूट से जा सकता है, इस रूट से जा सकता है, इधर से घूम के जा सकता है। एक और रूट जो है भोपाल साइड होकर के जाता है, भोपाल साइड घूम करके ऐसे पूरा उत्तर प्रदेश में घूम करके इधर नई दिल्ली पहुंचता है, उसमें चला जाएगा। तो वो उसके सामने दो रूट है, तो यहाँ कोई दिशा निर्धारित नहीं हो रही। गति तो मतलब उसके सामने चाहना है, उसको चलना जरूर है, लेकिन क्या है उसके सामने, इधर भी जा सकता है, इधर भी, और बाय रूट भी जा सकता है। बाय रूट इधर सीधा एक और बाय रूट भी थे, और यहाँ पर भी एक बाय रूट यूं है सीधा, और एक बाय रूट जो है ये वाला जो है कोटा साइड होकर जा रहा है। तो ये भैया ये जो सारे रूट हैं वो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक चीज तो है फिक्स, वो क्या है? गति। चलना तो उसको है, चलना तो उसको है, लेकिन दिशा कोई फिक्स है क्या? नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है। और गति में दिशा फिक्स हो ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो ये तो यहाँ बोल रहा है कि दिशा नहीं होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या होता है? वेग एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा होती है, और जिसकी दिशा होती है वो वेग राशि मतलब सदिश राशि भी है, सदिश राशि है, और वेग की एक दिशा होती है फिक्स। जबकि गति केवल परिमाण पर काम करती है, केवल परिमाण पर काम करती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण मतलब जाना है हमें, चाहे वो कैसे भी पहुंचे हम, लेकिन वेग में दोनों आवश्यक है। और जाएंगे तो कैसे जाएंगे वो भी पता होना चाहिए। समझ गए? तो ये अंतर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आ गया 4th नंबर का, जिसका आपका जवाब सभी को देना है। क्या लिखा है? सीधी रेखा में गति के नियम का कौन सा वैज्ञानिक था? सीधी रेखा में गति के नियम। सीधी रेखा, आप जैसे मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको जो नियम पढ़ाए थे, न्यूटन के और गति के समीकरण तीन, एक तो गति के समीकरण बताया था आपको मैंने, एक तो गति के समीकरण बताया था, दूसरे न्यूटन की गति के आपको भी नियम बताए थे मैंने, न्यूटन की गति के बताए थे, न्यूटन की गति के नियम बताए थे। आपको पता है कितने बताए थे? 3 बताए थे। तो इन 3 में जो पहले वाला नियम बताया था उसको याद कीजिए। क्या बताया था कि पहले नियम में क्या बोला गया था? 2 रेखाएं एक साथ से खींची थी मैंने ऐसे, और क्या बोला? दोनों एक सीधी रेखा में जा रही। तो ये तो है यहाँ सीधी रेखा में गति के नियम। सीधी रेखा में गति के नियम मतलब न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट वाला जो नियम है न्यूटन की गति का, वो हमसे पूछ लिया गया कि कौन सा वैज्ञानिक है, मतलब ये नियम किसने दिया सीधी रेखा की गति करना? किसने? न्यूटन ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया, गैलीलियो ने दिया, या डार्विन ने दिया? अब यहाँ पर प्रश्न फंसेगा। ये कैसे फंसेगा? अगर यहाँ देखा जाए, देखो न्यूटन तो इसका राइट आंसर आएगा, न्यूटन इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ तो न्यूटन है, और यहाँ हम सब लगा भी सकते हैं आराम से कि यहाँ न्यूटन जो इसका राइट आंसर हो गया, कौन? न्यूटन हो गया, न्यूटन साहब क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन हमारे सामने एक दुविधा ये है कि यहाँ पर एक गैलीलियो भी है, तो कभी कभी क्या, अगर न्यूटन ऑप्शन में नहीं हो तो गैलीलियो को लगा के आ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ तो क्या हो गया भाई साहब? आपके न्यूटन साहब हो गए। क्या हो गए? न्यूटन साहब इसका राइट आंसर हो गया। और न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं है तो वह अपनी स्थिति में स्थिर रहती है या समान गति से सीधी रेखा में गति करती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या तो वो रखी रहेगी या वो चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, जब तक कि उसको कोई आकर के इसे मोड़ ना दे तब तक वो अपनी दिशा नहीं बदलेगी, वो उसी में चली जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले थ्योरी वाले में। कुछ ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ समझाना होगा, मैं आराम समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, ध्वनि की गति में क्या लिखा है? ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है? अब आप बोलो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये प्रश्न? पढ़ते से आंसर बैठ रहा है क्या? नहीं ना, डेटा लेकर आया हूं ना भाई। अभी आपकी जो आरपीएफ जो हुई है, अभी एग्जाम चल रहे हैं आरपीएफ वालों की, उसमें आप देख रहे होंगे साइंस हो, स्टैटिक जीके हो, या जीके का हो, ये क्या लिखा मैं साइंस डबल एस कहाँ से लिख दिया? तो आप चाहे कौन सी देख लो, इसमें जो आपका स्टैटिक जीके वाला, स्टैटिक जीके जो है आपका जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन हो, कोई भी हो, किसी भी तरह कोई भी पोर्शन हो, उसमें आपका क्या हो रहता है? उसमें आपका जो पूछा जा रहा है
वो डेटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डेटा आपसे पूछा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भरमार करके पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको उसी हिसाब से प्रश्न उठाए हैं, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है? ध्वनि जो है उसको पानी के अंदर जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? 1435 मीटर प्रति सेकंड, 1500 मीटर प्रति सेकंड और 330 मीटर प्रति सेकंड और 1200 मीटर प्रति सेकंड। जरा बताइए आप सब कमेंट करके। तो भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है ऑप्शन नंबर बी में, कि ध्वनि की गति पानी में लगभग एक्यूरेट नहीं है, लगभग है, कितनी होती है? 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि हवा में यह 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्यान देना, पानी के अंदर कितना हो रहा है? पानी के अंदर तो हो रहा है, पानी के अंदर कितना हो रहा है? पानी के अंदर तो हो रहा है 1500, लेकिन हवा में कितना होता है? हवा में कम होता है भाई ध्वनि का, हवा में 343 होता है। तो कभी इस तरह से पूछ ले आपको, कभी इस तरह का कथन दे दिया जाए कि ध्वनि की गति जो है वो पानी की अपेक्षा हवा में ज्यादा होती है, नहीं भाई साहब, कम होती है। क्या होती है? कम होती है एक्यूरेसी, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड है ना, तो वहां कम होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? किस प्रकार के बल के कारण वस्तु स्थिर रहती है? जो वस्तुएं हमारी वह स्थिर रहती हैं, किस तरह के बल के कारण रहती हैं? 2 मिनट रुकिएगा। तो किस तरह के बल के कारण रहती है, जरा ये बताएंगे आप सभी ये बताएंगे किस तरह के बल के कारण ऐसा होता है। तो ये आपको बताना, कमेंट करते हुए बताएंगे। मैं थोड़ा सा ये पेन टेप थोड़ा व्यवस्थित रखता हूँ, ये इधर उधर घूम रहा है थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिएगा। पेन टेप इधर उधर मत खिसक रहे दादा, थोड़ा मतलब हाथ की वजह से दिक्कत आ रही है उसमें, तो थोड़ा हाथ का ग्लव्स लाना पड़ेगा अभी तो, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा क्या है, किसके पूछा हमसे? बल के, किस प्रकार के बल के कारण वस्तु स्थिर रहती है। तो वस्तु जो है, अगर ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो ये यहीं स्थिर है, पृथ्वी की जमीन पे स्थिर रखी हुई, तो किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। न्यूटन का तीसरा नियम, संवेग या गुरुत्वीय बल किसके कारण होती है, जरा बताइए। तो ये होती है आपकी गुरुत्वाकर्षण बल। किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ से ये जमीन है, ये जमीन वाला पार्ट है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ कोई फल वल लगा है, तो जैसे यहाँ डाली में से टूटेगा तो जाएगा नीचे जाएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जैसे इस पर गिर जाएगा, उसके बाद वो यहीं रखा रहेगा, जब तक कि उसको कोई यहाँ से उठाए ना, तब तक ये यहीं रखा रहेगा, यहाँ से उठ जाएगा नहीं। तो ये बोल रहे हो। तो ये कौन सा बल है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसलिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पृथ्वी पर स्थिर रहती है। कहाँ रहती है? पृथ्वी पर स्थिर रहती है। इसके बाद देखिए, क्या ऊर्जा का माप मानते हैं? इनमें से, मतलब यहाँ ये पूछा गया, माप दे दिए यहाँ पर, ये सब देखिए आपकी परीक्षा में जैसे प्रश्न आएंगे ना, वो उसी हिसाब से बनाया है। लेकिन आपसे यहाँ एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है? आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऊर्जा का मात्रक क्या है वो पूछा जा रहा है। जनाब बताएंगे आप सभी को ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक आप सभी बताते हुए चलेंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या है बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी बताइए। किलोमीटर है, जूल है, किलो है या मीटर है? क्या है ऊर्जा का? क्या है भाई साहब? ऊर्जा का होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यही बात यहाँ लिखी हुई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा इसे लिखने दो। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कमेंट क्या करना है कि ये जो बाकी 3 विकल्प दिए हैं, ए सी और डी, इनमें से किन किन की कौन से किसके मात्रक हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं अगली क्लास में ये भी आपको बता दूंगा, किलोमीटर का, किलो का और मीटर का, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क दिया गया है। 7वां प्रश्न में आपको जवाब देना सभी को है, ठीक है। क्या कोई वस्तु अपनी गति को बदल सकती है? आपसे प्रश्न कहा गया है कि कोई वस्तु है वह अपनी गति को बदल सकती है क्या? नहीं। हाँ, जब तक बल लगाया जाए। हाँ, बिना बल लगाए नहीं, यह स्थिर है। जनाब ये बताइए, आप खुद ये सोचिए कि आपके पास में कुछ पेन जिससे आप लिख रहे हो, आपके पास में किताब रखी है। क्या रखी है? किताब रखी है। उस किताब को आप क्या मानेंगे? वस्तु मानेंगे। उस किताब को आप क्या मानेंगे? किताब रखी है कोई किताब, और उस किताब को आप क्या माने? किताब रखी है कोई। उस किताब को आप क्या मानेंगे? उस किताब को आप एक वस्तु मान लो। क्या मान लिया आपने? वस्तु मान लिया। क्या मान लिया? एक वस्तु हो गया। मान के लिए वस्तु होती है।
और उस किताब को आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उस टेबल पे जहां आपने रखा है उस टेबल पर आप जरा देखिए कि उस किताब को सिर्फ आप देखते रहिए, क्या खिसक जाएगी क्या हो, क्या खिसक जाएगी क्या हो, नहीं खिसकेगी, नहीं खिसकेगी किधर भी। जब वो खिसक नहीं रही है किसी भी साइड, तो आपको क्या करना है, जब वो खिसक नहीं तो उसको क्या करोगे आप, या तो आप उठा के इधर उधर रखोगे या क्या करोगे, उसको इधर उधर अपने हाथों से क्या करोगे, इधर उधर खिसकाओगे। किधर खिसकाओगे जनाब, तो उसको आप खिसकाओगे किधर भी नहीं, मतलब उसको क्या करोगे, अपने हाथों से अलग, जैसे यहाँ रखी हुई है किताब, यहाँ रखी हुई है, और आपने अपने हाथ से इसको धक्का मारा इधर से, तो ये खिसक करके ये किताब कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ये क्या हुआ, बल लगा ना, यहाँ से धक्का दिया ना, ये धक्का दिया तभी खिसकी ना, ये धक्का देने के बाद तो किसकी है। तो जब हमने धक्का दिया तब किसकी, तो क्या किया हमने, बल लगाया, क्या लगाया यहाँ पर, बल लगाया। जब वहाँ ये बल लगाएंगे तभी जाके क्या होगी, वो वस्तु आगे खिसकेगी। तो यहाँ क्या किया, वो खिसकेगी तो सही, खिसकेगी तो सही, लेकिन कब, जब तक बाह्य बल लगाया जाए। जब अगर उसको खिसकाना है तो जब तक लगाए रहेंगे हम, तब तक वो खिसकते हुए चली जाएगी। जैसे बल लगाया जा रहा हूँ मैं, खिसकते चली जा रही किताब, और यहाँ छोड़ देता तो किताब यहाँ रुक गई, ये किताब यहीं रुक गई। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ खड़ा हूँ, और किताब को बोलो तो खिसक आगे, नहीं बढ़ेगी वो, नहीं हिल सकती वो, क्योंकि मैं बल नहीं लगा रहा हूँ। ठीक, तो ये नहीं वाला ऑप्शन तो खत्म। हाँ, बिना बल के तो होगा नहीं, ये स्थिर है, नहीं स्थिर नहीं होती वस्तु तो भाई कहीं भी उठा के हम ले जा सकते हैं, तो ये स्थिर होगी नहीं, इसलिए बी इज राइट आंसर होगा 8 का। ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ डिटेल में क्या लिखा है, हाँ, जब तक बल लगाया जाए, गति में बदलाव के लिए बल की आवश्यकता होती है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, और यहाँ अच्छे से शॉर्ट रूप में मैंने लिख रखी है। परिभाषा बहुत बड़ी बड़ी होगी भाइयों, मैं आपको उन शब्दावली से परिचित कराना चाह रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपके सामने व्याख्या लिखी है ना, आप कहीं भी गूगल तक कर लेना, क्या गूगल भी कर लेना, गूगल भी कर लेना, और साथ में किसी भी किताब में आप ढूंढ लेना, किसी भी किताब में ढूंढ लेना, यह व्याख्या इतनी सरल और इतनी सटीक कम शब्दों में कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरे अपने दिमाग की उपज के साथ मैंने इतनी शॉर्ट की है, मिलेगी आपको बड़ी सी व्याख्या मिलेगी, इतनी बेकार से शब्दावली के साथ मिलेगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने इतने आसान और समझदारी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो आप इस क्लास को करिए और अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर अवश्य करिए। क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 आया, प्रश्न क्रमांक 9, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या कहता है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या कहते हैं, वेग का मात्रक क्या है। हमसे केवल ये पूछा है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, जरा ये बताइए आप, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, या किलोग्राम प्रति मीटर होता है, या सेकंड होता है। सेकंड तो भाई साहब किसका, मैं आसान है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये तो समय तो आप आसानी से बताओगे, इसलिए मैं इसको पहले बार करता हूँ। अब बताइए आप, मीटर किसका, नहीं है मीटर बताया था, याद कीजिए, मात्रक बताया था आपको, मात्रक वाली क्लास को याद कीजिए, मात्रक सारे बताए थे मैंने आपको, मीटर तो बता चुका हूँ। मीटर किसका है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका है, जरा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका रेडियन, क्या हो जाएगा आपका, रेडियन हो जाएगा, क्या होगा, रेडियन। अब फिर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा हूँ मात्रक, क्योंकि मैं क्लास करवा चुका हूँ, इसलिए आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड किसका है, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड या कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान देना, आपको कोणीय वेग का जो कोणीय वेग होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड, RSS से याद कर लीजिए, ठीक है। याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे आप तो आसानी से याद हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी मतलब गति का क्या पूछ रहा हमसे, गति का क्या पूछ रहा है, मात्रक क्या है, गति का मात्रक क्या है। तो यहाँ हमने मात्रकों के लगभग वो सारे मात्रक ले लिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सारे मात्रक कवर कर लिए हैं। मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर है, या किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गति का बताना है भैया, गति का बताना है, गति का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आप कितने मीटर कब चल रहे हो वो कैसे निकलेगा, आपका प्रति सेकंड से निकलेगा, क्योंकि आपकी कितनी गति है, आप किस गति से चल रहे हो, ये निकालने के लिए आप जो गति निकालोगे, अपनी स्पीड जो निकालोगे, वो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वो निकालोगे कि आप 1 मिनट में कितनी जगह को आपने क्रॉस किया है, उसके हिसाब से निकलेगा। तो ये इसका मात्रक हो गया, वो क्या, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और मीटर प्रति सेकंड का प्रतीक क्या है, तो एम प्रति सेकंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर गति है तो गति को वेलोसिटी भी कहते हैं, तो वेलोसिटी का भी आ जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न आता है 11वां नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर के प्रश्न में थर्मामीटर के बारे में बोला है कि थर्मामीटर में क्या द्रव होता है, थर्मामीटर में क्या द्रव होता है ये आपको बताना है। पानी होता है, पारा होता है, या तेल होता है, या एसीटोन होता है। तो
तो थर्मामीटर में क्या लगा होता है, थर्मामीटर में क्या लगा होता है, ये हमसे पूछा है। जरा ये बताइए, थर्मामीटर बना हुआ है, ये थर्मामीटर, अरे यार क्या थर्मामीटर ऐसे बनता है क्या, थर्मामीटर ए से बना हुआ है, ये थर्मामीटर, ये हो क्या रहा है, खड़ी लाइन सीधी खींचा, एक भी लाइन खड़ी नहीं खींचा रही मेरे से, है ना, कोई बात नहीं। अबे यार ड्राइंग, ठीक है। हाँ, ये क्या किया मैंने, एक थर्मामीटर बनाया, क्या बनाया, थर्मामीटर। इसमें ये मैंने यहाँ से ये डंडे अलग अलग खींचे, और इसमें बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या है, एक पारा भरा है, क्या भरा है, पारा भरा हुआ है, क्या है ये, पारा है, ये क्या है, पारा है, ये क्या है, पारा है। ये जो थर्मामीटर के अंदर ये जो पारा लगा हुआ है, इस पारा को जरा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगी, वो क्या आएगी कि ये जो है क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, ना कि इसके अंदर पानी है, ना तो इसके अंदर पानी है, ना इसके अंदर तेल है, ना इसके अंदर एसीटोन है, इसके अंदर क्या लगा रहता है, पारा लगा रहता है। थर्मामीटर के अंदर एक पारा लगा रहता है, आप कभी आपका टेम्परेचर चेक करो तो वहाँ देखते हो ना एक पारा जाता है, तो वो पारा ही होता है, ये क्या होता है, पारा लगा रहता है। थर्मामीटर में पारा होता है क्योंकि तापमान को अच्छे से दिखाता है। जो पारा होता है, पारा जो होता है, पारा जो होता है ये क्या करता है, जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, अच्छे से दिखा पाता है, मतलब अच्छे तरीके से वो क्लियरिटी के साथ दिखाता है, क्या करता है, क्लियरिटी के साथ दिखा पाता है, ठीक है। किसे विद्युत प्रवाह का माप मानते हैं, मतलब विद्युत जो प्रवाह है, विद्युत प्रवाह जो है, विद्युत प्रवाह जो है का माप किसे मानते हैं, वो पूछा हमसे, ओम को, वोल्ट को, एम्पियर को, या वाट को। ध्यान दीजिए, विद्युत, जो बिजली की बात कर रहा हूँ, विद्युत की बात कर रहा हूँ, ऐसे लिखा था वहां पर विद्युत, तो विद्युत का, विद्युत प्रवाह जो है, प्रवाह जो है उसका माप मतलब मात्रक, यहाँ किस सेंस में पूछा है, उसका मात्रक पूछा गया है, क्या पूछा गया हमसे, मात्रक पूछा गया है। तो बताइए जरा क्या होगा, ओम है क्या, ओम है क्या, इसके बाद में वोल्ट, एम्पियर और वाट, तो क्या होगा इसका, आपका एम्पियर। याद कीजिए, याद भाई साहब आपको करवाया था विद्युत धारा का, विद्युत प्रवाह उसको धारा भी कहा जाता है, ठीक है। विद्युत, विद्युत, अरे क्या लिख दिया मैंने फिर से, गलत लिखा ना, विद्युत, विद्युत धारा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। विद्युत धारा का जो बताया था ना आपको मैंने, एम्पियर, वही है, तो ये एम्पियर है, एम्पियर है, ठीक है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत प्रवाह शब्द आ जाए कभी तो ध्यान रखिएगा। सतह पर गिरने वाली वस्तु का वजन क्या होता है, सतह पर गिरने वाली वस्तु, एक ये सतह बनी हुई है, ये सतह बनी हुई है, और यहाँ से कोई वस्तु, ये और ये मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, और यहाँ से इसके छत से कोई वस्तु नीचे गिर गई, और ये यहाँ के गिर गई, ये जो वस्तु गिरी है तो इसका वजन क्या कहलाता है, क्या क्या करता है, मतलब क्या होता है, इसका जो वजन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कम होता है क्या, कम होता है क्या, देखा इसका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका वजन बढ़ रहा है, या कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा, जैसा है वैसे रहेगा, या शून्य हो जाएगा, या शून्य हो जाएगा, क्या होगा इसके वजन में, किस तरह का परिवर्तन होगा, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यार वस्तु चाहे ऊपर हो नीचे हो, वस्तु वहां आकर के भी वही गिर रही है, जो वस्तु यहाँ रखी है वही वस्तु गिर के तो यहाँ आके गिरी ना, वस्तु तो वही है ना। आपने मान लो 5 किलो का पत्थर रखा हुआ था यहाँ, और ये आके नीचे जमीन पे गिर गया, तो बस वो गिरा है ना, कुछ का कोई छेड़खानी थोड़ी की हमने, 5 किलो आता तो 5 किलो रहेगा ना, वो तो 5 किलो रहेगा ना, 5 किलो रहेगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वस्तु का वजन सतह पर उसी तरह रहता है, बशर्ते, बशर्ते कोई बाहरी बल ना लगा हो। क्यों, क्योंकि मान लो अब ये 5 किलो जो हमने पत्थर रखा था, 5 किलो का जो पत्थर रखा था, ये सतह से गिरा, ये सतह से गिरा, लेकिन ये जैसे गिरा है तो ये गिरने से पहले किसी दीवार या किसी में कोई बाहर जो कुछ भी आ गया बीच में, उसमें ये भड़का जाता है, और अगर ये टूट गया तो भैया इसका वजन परिवर्तन होगा ना, तो भाई बल लग गया ना, ये कुछ नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट अगर ऐसे जाएगा तो उसके किसी भी तरह कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में 14वां प्रश्न क्या कहता है, 14वां प्रश्न कहता है, क्या कहता है, एक लेंस के परिभाषा में कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो लेंस है, लेंस की परिभाषा के अनुसार, लेंस की परिभाषा के अनुसार, मतलब लेंस मतलब कांच, जो दर्पण है, क्या है, दर्पण, इसकी परिभाषा, इसका जो साइंटिफिक अगर उसमें नाम आएगा तो दर्पण आ सकता है, दर्पण आएगा, दर्पण आ सकता है, ठीक है। तो ये दर्पण की परिभाषा के अनुसार, मतलब लेंस जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है उसके अनुसार, उसके अनुसार दर्पण के, मतलब लेंस के, मतलब दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ये हमसे पूछा गया है। सरल
और भाषा को मैंने घुमा दिया, सरल कर दिया कि जो दर्पण है उसके कितने प्रकार होते हैं या लेंस के कितने प्रकार है, सीधा सीधा याद कीजिए, इसकी परिभाषा वगैरह छोड़ दिए, कभी घुमा के से पूछ लेता है बस। तो क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप सभी को पता है दो दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब, तो एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक तो उत्तल होता है और एक अवतल होता है। ये दो जो होता है लेंस, 2 प्रकार के लेंस होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं, अब भी समझा दिया हूं दोनों, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि हमने 15 ही प्रश्न लिए आज। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भाई आपको कैसा लगा सेशन, किस तरह का मजेदार लगा कि नहीं लगा आज। क्या पदार्थ को गर्म करने पर उसका आकार बढ़ता है, बताइए जरा। कोई पदार्थ है, कोई किसी तरह का पदार्थ है जिसको क्या कर रहे हैं, मैं गर्म कर रहा हूँ, उबाल रहा हूँ, ये पानी भरा है मान लो, इसको उबाल रहा हूँ, किस पे उबाल रहा हूँ भाई साहब, ये मान लीजिए मैं यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रख लेता हूँ ताकि आसान हो जाएगा। ये रख लिया मैंने इंडक्शन, और ये इंडक्शन पे उबाल रहा हूँ इसको। ठीक है, ये इंडक्शन पे इसको उबाल रहा हूँ, इसको गर्म कर रहा हूँ, और जब इसको गर्म कर रहा हूँ तो ये जो पदार्थ इसमें रखा है उसका आकार में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया। हाँ नहीं, कभी कभी इससे फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ जनाब, फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, जब आप खाना बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी जो सब्जी बनाते हो, आप दाल बनाते हो, मान लीजिए दाल बना रहे हो, और दाल जब बनाते हो तो उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप उसमें 2 गिलास पानी डाल दो। क्या 2 गिलास पानी डाला, 2 गिलास पानी डाल दिया, 2 गिलास पानी डाला। जब 2 गिलास पानी डालते हो और जब दाल बन के तैयार होती है तो दाल का यहाँ जो आकार होता है छोटा होता है, यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ क्या होता है, आकार बड़ा हो जाता है, पक के तैयार हो जाते हो। यहाँ टाइट रहती है, मतलब जब आप खा नहीं सकते, और यहाँ खाने से हो जाती है, पहली बात। दूसरा, जो आपने पानी डाला था 2 गिलास, वो रह करके आधा गिलास के लगभग आधा या 1 गिलास रह जाता है। क्यों भाई, इतना पानी कहाँ गया, तो उसके भी परिवर्तन हुआ ना, वो भी तो गया ना, तो सब तरह से परिवर्तन हुआ। वो वाष्प बन के चला गया, वाष्प बन के क्या हो गया, वाष्प बन के कहाँ चला गया, वो आसमान में चला गया। ठीक है, यही बात मैं बोल रहा कि इसमें परिवर्तन होता है। अधिकांश पदार्थ गर्म होने पर उनका आकार बढ़ता है। क्या होता है, आकार बढ़ता है। जैसे कि मैंने अभी दाल का बताया आपको, छोटा था, जब वो गर्म हुई अच्छे से तो क्या हो गया, उसका आकार थोड़ा बढ़ करके ये हो गया बड़ा। ठीक है, यह तापीय विस्तार कहलाता है। जब उसका आकार बढ़ रहा है, दाल का जो आप दाल की सब्जी बनाते हो, जो उसका आकार बढ़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वो तापीय विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है, तापीय विस्तार कहलाता है। बात समझ गए। आपको मैंने इतने आसान से लैंग्वेज में समझाया कि गर्म करने पर जो टेम्परेचर, उसको क्या होगा वस्तु में। आपसे इस तरह के बहुत साइंटिफिक अलग अलग तरीके से समझाएंगे लोग बात, लेकिन मैंने आपको खाना पीने की जो चीज़ें आप खाते हो ना, डेली आप देखते हो ना खाना, तो यार दाल को आप डेली देखते हो, खाते हो हैं, तो उसको अगर आपको याद होगा तो आपको क्या दिमाग में आ जाएगा, भाई साहब ये तो दाल की बात हो रही है, यहाँ पर गर्म करेंगे तो दाल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई साहब उसका आकार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा जनाब, होगा, 100% होगा। ऐसे टिक लगा जाओगे। बात समझ गए होंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होगी। सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में, साथ ही आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा है, और जो आपसे होमवर्क पूछा गया है उसका भी क्या करना, आपको होमवर्क जो दिया गया है वो पूरा कंप्लीट करके आपको देना है। कब करना, कहाँ पर देना जवाब, तो ये देना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका भी। ठीक है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों, इसका रिव्यू दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो अच्छी बात, और बताइएगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।